हेलो एवरीवन, आप सभी का एक्सेल इन एजुकेशन चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पर इस चैनल पे हम तैयारी करते हैं यूजीसी नेट पेपर 1 और पेपर 2 एजुकेशन की। ठीक है, दिसंबर 2023 में आपका एग्जाम होने वाला है। डेट आ गई है, एग्जाम शेड्यूल आ गया है, सारी चीज़ें आपके सामने हैं। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम नहीं है, तो आपको अभी एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी करनी चाहिए। आज जैसे कि 23 तारीख हो गई है, ठीक है, आज 23 जो है नवंबर है, तो आपके पास 10-12 दिन अभी भी बचते हैं। तो आप अपनी तैयारी को ऐसे क्रिस्प फॉर्म में करिए ताकि आपका जल्दी रिवीजन भी हो जाए और चीज़ें आपकी कवर भी हो जाए और कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पेपर 1 में लॉजिकल रीजनिंग। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है, यहाँ से पूरे 10 नंबर के सवाल आपके बनते हैं। ठीक है, 5-6 क्वेश्चन तो आने ही आने हैं। तो कुछ ऐसे ही कॉन्सेप्ट को समझिए PYQs के माध्यम से। क्वेश्चन आपके 2020 से 2023 तक के मैक्सिमम क्वेश्चन हैं और कुछ एक्सपेक्टेड जो उससे संबंधित चीज़ें हैं वो भी मैं साथ में ले लेती हूँ ताकि चीज़ें आपको क्लियर हो जाएं। जरूरी तो नहीं है कि वही सारे क्वेश्चन आए, लेकिन उनसे ही संबंधित कॉन्सेप्ट आते हैं, टॉपिक आपके वही रहते हैं। ठीक है, तो जो मोस्टली रिपीटेड टॉपिक्स होते हैं वही सारी चीज़ें यहाँ पर जो है डिस्कस की गई हैं। जैसे कि लॉजिकल रीजनिंग में आपका स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन और प्रमाण से संबंधित क्वेश्चन काफ़ी आते हैं, इंडियन लॉजिक से संबंधित आते हैं, फैलेसीज से। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें तो आनी ही आनी हैं। तो फैलेसी का हम लोग एक पूरा वीडियो अलग बनाएंगे, और लेकिन आज भी इस वीडियो में कुछ चीज़ें ली गई हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं और परीक्षाओं में पूछी गई हैं। ठीक है, तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। बाकी जितनी वीडियोस हैं वो भी देख लीजिएगा। आप लोग एक्सेल इन एजुकेशन डाल के सर्च किया करिए, तो वहाँ से आपको वीडियोस मिल जाती हैं और प्लेलिस्ट में भी मिली हैं, साथ में टेलीग्राम में भी डाल दी जाती हैं रोज के रोज, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, कोई भी चीज़ आपसे मिस ना हो, क्योंकि सारी एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी यहाँ करवाई जा रही है और मैं मैक्सिमम उन चीज़ों को ही कवर करवा रही हूँ जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आपको पता है ना कि जून के एग्जाम में जो 2024 में होगा उसमें सिलेबस चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये एग्जाम आपका हो जाएगा और सिलेबस के बारे में जो अपडेट है वो आपकी इस एग्जाम के बाद आ जाएगी। तो बेहतर होगा कि आपकी तैयारी ऐसी हो कि इस बार ही पेपर क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और हम लोग आज की इस जो है वीडियो में बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझेंगे जो शायद आपको ना समझ में आए हों या आपने अभी तक नहीं पढ़ा है, आप बिगिनर हैं, वो सारी चीज़ें आज आपकी क्लियर हो जाएंगी। देखिए, इसमें कह रहा है, ये सारे क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। निम्नलिखित में से ऐसे कौन से तर्क वाक्य हैं, मतलब विन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोपोजिशंस, जो एक ही समय में सत्य तो हो सकते हैं किंतु एक ही समय में असत्य नहीं हो सकते हैं। अब देखिए, इस टॉपिक से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन। ठीक है, स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन से सवाल हमेशा पूछा जाता है। इसमें कुछ खास चीज़ें मैं आपको बताऊंगी जो कि आपको बिल्कुल रट लेना है। ठीक है, और बिल्कुल एग्जाम में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, खाली एक फिगर के माध्यम से आपको चीज़ें समझ लेनी है और बस उसी के अकॉर्डिंग आंसर दे देना है। जो अपोजिशन मतलब जो ये स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन के सवाल होते हैं, इसमें आपको बस जो जो प्रेमिसेस में दिया गया है, ठीक है, आधार वाक्य जो आपके दिए होते हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना होता है। तो इसके कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं। तो हम पहले स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन की बात करते हैं। देखिए, यहाँ पर स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन होता क्या है, थोड़ा टर्म्स को इंग्लिश में भी पढ़िएगा, हिंदी में तो बहुत ज़्यादा जो है कन्फ्यूज़न क्रिएट करते हैं। ठीक है, स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन एक जो ऐसा रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है जो इसके 4 बेसिक कैटेगोरियल प्रोपोजिशन होते हैं, जिनको कि हम AEIO पढ़ते हैं। ठीक है, AEIO। ठीक है, तो यहाँ पर ये फिगर होता है, इसी फिगर को आपको याद कर लेना है, बस इसको बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए और इससे संबंधित कुछ कंडीशंस हैं उनको भी आपको याद कर लेना है। ठीक है, ये स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन का ये फिगर होता है जिसमें कि यहाँ पर ये होता है आपका A। ठीक है, ये हम बात करते हैं इसको A की, और ये आपका E हो जाता है, और फिर है आपका I, एक के नीचे I आ जाता है, और ये O। बाकी चीज़ें आपकी लिखी हुई हैं, ये समझाने के लिए मैंने आपको लिख दिया है AEIO। इन्हीं 4 के बीच में रिलेशन निकाला जाता है स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन में। ठीक है, A का मतलब क्या होता है, ऑल, है ना, बिल्कुल मैं क्रिस्प फॉर्म में बता रही हूँ ताकि चीज़ें आपको याद रहें। ये हो जाता है ऑल, A की बात अगर हम करें तो ऑल हो गया। यहाँ पे E की बात करें, आप देखिए यहाँ पर E की बात करें तो ये हो जाता है नो। ठीक, उसके बाद I की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए ये सम की बात करता है, और O यहाँ पर ये सम नॉट की बात करता है। ठीक, ये फिगर आपको दिखाए हुए हैं जिसमें ऑल S R P बोल रहा है। ठीक है, S और P दो आपके सामने ऑब्जेक्ट हैं, तो जिसमें क्या है, सारे S क्या है, P है, तो इसमें ऑल की बात हो रही है ना। फिर क्या है, यहाँ पर नो S इज P, मतलब कोई भी की नहीं बात हो रही, कोई भी नहीं, है ना, नो की बात हो रही है।
और उसके बाद आता है आपका क्या, ये हो जाता है सम, है ना। देखिए यहाँ पर ऑल है, यहाँ पर सम की बात हो रही है, ठीक है। ए के नीचे ही आई है ना, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और ई के नीचे, नो के नीचे सम नॉट है, ठीक। तो इस तरह से आपको ये फिगर याद कर लेना है। अब यहाँ पर देखिए, अब हम कुछ और टर्म्स के बारे में बात करते हैं, जिसमें कि ये AEIO ये क्या है, कैटेगोरियल प्रपोजिशन में यूनिवर्सल एफर्मेटिव है, ठीक है, सार्वभौमिक, जिसको सकारात्मक कहते हैं, ठीक। तो इसीलिए मैंने आपको कहा हिंदी में मत याद रखिए, इंग्लिश में याद रखिए। यूनिवर्सल एफर्मेटिव की बात होगी, हमेशा पॉजिटिव अप्रोच से बात होती है, जैसे कि दैट ऑल मेंबर्स ऑफ ए क्लास हैव ए सर्टेन प्रॉपर्टी, सभी मेंबर्स के बारे में बात हो रही है, सभी की बात हो रही है, ठीक है, कि ये जो भी क्लास में मेंबर्स हैं सभी के पास कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी है। यूनिवर्सल नेगेटिव की बात करें तो हमेशा नो मेंबर्स ऑफ ए क्लास हैव ए सर्टेन प्रॉपर्टी, किसी भी मेंबर की बात नहीं हो रही, नो मेंबर्स, ठीक है। यहाँ पर ऑल की बात हो गई, यहाँ पर ये हो गई आपकी नो की बात, और इसमें देखिए पर्टिकुलर एफर्मेटिव जो हमने अभी यहाँ पर देखा था, है ना, पर्टिकुलर एफर्मेटिव और पर्टिकुलर नेगेटिव। तो आई की बात हो गई, आई सम मेंबर्स ऑफ ए क्लास हैव ए सर्टेन प्रॉपर्टी, सम मेंबर्स की, कुछ मेंबर्स की बात हो रही है। और यहाँ पर कह रहा है सम मेंबर्स हैव डू नॉट हैव ए सर्टेन प्रॉपर्टी, पर्टिकुलर नेगेटिव, ओ की बात हो रही है ना, सम नॉट की बात हो रही है, ठीक है, यहाँ पर ये सम नॉट, ठीक है। तो इस तरह से ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब उसके बाद हम रिलेशंस की बात करते हैं, जिनसे कि आपके सवाल बनते हैं, जैसे कि ये सवाल पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इसमें इन चीज़ों को याद कर लीजिए, सम सब टाइप्स और रिलेशनशिप विद इन द स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन, ठीक है। तो इस स्क्वायर में क्या होता है, कुछ रिलेशनशिप होती हैं, जैसे कि यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, ये फिगर आप फिर से देखिए यहाँ पर ए और यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्टरी बन रहा है, ये वाला है ना, कॉन्ट्राडिक्टरी हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ए और ओ के बीच में, और इसी तरह कॉन्ट्राडिक्टरी आपका आई और ई के बीच में बन रहा है, देख रहे हैं आप। तो कॉन्ट्राडिक्टरी मतलब क्या है, यहाँ पर बोथ जो आपके मतलब जो भी प्रोपोजिशंस हैं, बोथ कैन नॉट बी ट्रू साइमल्टेनियसली, है ना। यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्टरी मतलब बिल्कुल ही विरोधाभास होगा, कोई भी दो जो आपके तर्क वाक्य हैं एक समय में सत्य नहीं हो सकते हैं। जैसे कि अगर बात करें कि वो भारतीय काला है ना, तो या तो वो काले की बात होगी या एकदम श्वेत की बात होगी, ठीक है, श्वेत या अश्वेत। तो इस तरह से दो जो है आधार वाक्य कभी भी, तर्क वाक्य मतलब कभी भी सत्य नहीं हो सकते हैं, बोथ कैन नॉट बी ट्रू साइमल्टेनियसली। इस चीज़ को आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, ठीक है, बोथ कैन नॉट बी ट्रू साइमल्टेनियसली, इसको आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए, इसी में हम और बात कर लेते हैं। यहाँ पर ये देखिए, अब इसमें ए और ई के बीच, है ना, ये वाला आप जो यहाँ पर देख रहे हैं, ए और ई के बीच क्या होता है, कॉन्ट्रेरी हो रहा है। दे कैन नॉट बी बोथ बी ट्रू बट दे कैन बोथ बी फॉल्स, वो सत्य नहीं हो सकते हैं बट लेकिन असत्य हो सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से सत्य नहीं हो सकते हैं लेकिन असत्य हो सकते हैं, फॉल्स हो सकते हैं, झूठे हो सकते हैं। अब इसी तरह से दोनों, मतलब यहाँ पे ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, दो तर्क वाक्यों की बात हो रही है, तो सत्य नहीं हो सकते हैं लेकिन असत्य हो सकते हैं, और सब कंट्रारी क्या होता है, इसी का ही विरोधी हो जाता है, कॉन्ट्रेरी का ही अपोजिशन हो जाता है ना। इसको एग्जाम्पल के थ्रू बता देते हैं। जैसे कि कॉन्ट्रेरी की बात करें तो यहाँ पर किसके बीच हो रहा है, ए और ई के बाद, है ना, ए मतलब ऑल और नो के बीच में हो रहा है। तो जैसे कि बात करें सभी मनुष्य ईमानदार हैं, ऑल की बात हो गई, कोई भी मनुष्य ईमानदार नहीं है, नो की बात हो गई, ठीक है। तो ए और ई के बीच में संबंध बन रहा है। अब यहाँ पर आई और ओ के बीच में देखिए सब कॉन्ट्रेरी है, ये वाला, ठीक है, नीचे है जो आई और ओ के बीच में है, तो ये इसका कॉन्ट्रेरी का ही अपोजिट होता है, आई और ओ के बीच रिलेशन बनता है। यहाँ पर अगर बात करें, जैसे सम की बात हो रही है, सम और सम नॉट की बात होगी, है ना, तो इसका एग्जाम्पल कैसे है, कुछ न्यायाधीश अधिवक्ता हैं, ठीक, और सम नॉट में क्या हो जाएगा, कुछ न्यायाधीश अधिवक्ता नहीं है, ठीक। तो ये हो गया आपका, है ना। तो बस इसी तरह से आपको एग्जाम्पल पूछेगा और यहाँ पर क्या होगा कि आपको इसका संबंध बताना होगा, ठीक है ना। अब सब अल्टर, यहाँ पर ये जो आपका बन रहा है सब अल्टर्न, तो इसमें क्या होता है कि सब अल्टर्न जो संबंध होता है यूनिवर्सल, ऑल मतलब ए और आई के बीच, यूनिवर्सल जो है यहाँ पे इसकी बात होती है, और यहाँ पे पर्टिकुलर के बीच में बात होती है, सम और सम नॉट के बीच में बात हो रही है, नो और मतलब सम ऑल और सम के बीच में बात हो रही है, और नो और सम नॉट के बीच में बात हो रही है, ठीक है। तो इस तरह से जो सब अल्टर है ये आपका ए और आई के बीच में और ई और ओ के बीच में यहाँ संबंध बना रहा है ना। तो इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो यहाँ पर देख लीजिए
यहाँ पर इस तरह से ये जो इनको दोनों को याद रखना है, कॉन्ट्राडिक्शनी, कॉन्ट्राडिक्टरी, कॉन्ट्रेरी और सब कॉन्ट्रेरी। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद रहेंगी तो बिल्कुल चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आपका पूछ रहा था, निम्नलिखित में से कौन से तर्क वाक्य हैं जो एक ही समय में सत्य तो हो सकते हैं किंतु एक ही समय में असत्य नहीं हो सकते हैं। तो सत्य की बात यहाँ पर किस में थी, जो कि सत्य नहीं हो सकते, तो पहला था कॉन्ट्राडिक्टरी, कि एक ही समय में सत्य नहीं होंगे, या तो सफ़ेद होगा या काले की बात होगी। कॉन्ट्रेरी में क्या था, दे कैन नॉट बोथ बी ट्रू बट दे कैन बोथ बी फॉल्स, है ना। बस पहला याद रखिए, उसी का अपोजिट दूसरा है और दूसरे का ही अपोजिट फिर तीसरा हो जाएगा, मतलब जो लास्ट वाला है सब कॉन्ट्रेरी। ठीक है, सब अल्टर्न तो बिल्कुल ही अलग है, वो तो याद रहेगा आपको। तो यहाँ पर जो सब कॉन्ट्रेरी है, यहाँ पर क्या होगा, एक ही समय में सत्य तो हो सकते हैं, एक ही समय में असत्य नहीं हो सकते हैं। और कॉन्ट्रेरी में कह रहा था बट दे कैन बोथ बी फॉल्स, है ना। तो यहाँ पर इसका जो आंसर है सब कॉन्ट्रेरी हो जाएगा। ठीक है, ये कॉन्ट्रेरी का विपरीत हो जाता है ना। कॉन्ट्रेरी आपको याद है ऊपर हो रहा था, ऊपर वाले में बन रहा था ऑल और ई, मतलब ए और ई के बीच में बन रहा था। सब कॉन्ट्रेरी नीचे वाला था, ए के नीचे क्या था, आई था, और ई के नीचे ओ था, है ना, इसके बीच में। तो बस आपको ऐसे ही याद रखना है। ठीक है, इन चीज़ों को आप लोग नोट कर लीजिए, बिल्कुल टू दी पॉइंट, आपने जैसा जैसा मैंने आपको बताया है बिल्कुल वैसे ही आप नोट कर लीजिए। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू भी मैंने आपको बता दीजिए कि यहाँ पर क्या होगा, सब कॉन्ट्रेरी में क्या हो जाता है। यहाँ पर देखिए सब कॉन्ट्रेरी में क्या होता है, उप विपरीतार्थी, ऐसे तर्क वाक्य हैं जो एक ही समय में सत्य तो हो सकते हैं किंतु एक ही समय में असत्य नहीं हो सकते हैं। ठीक है, और कॉन्ट्रेरी में क्या था, दे कैन बी बोथ बी फॉल्स, है ना, दे कैन नॉट बोथ बी ट्रू बट दे कैन बोथ बी फॉल्स, है ना, ये बस इसका अपोजिट हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ देखिए इसमें पूछ रहा है, ईश्वर के अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए भारतीय शास्त्रीय न्याय परंपरा द्वारा किस प्रमाण का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए यहाँ पे प्रमाणों की बात होती है, यहाँ से हमेशा क्वेश्चन एक ज़रूर क्वेश्चन आता है, तो एक क्वेश्चन आपका ज़रूर आएगा, मतलब यहाँ से लॉजिकल रीजनिंग से आपके 10 नंबर तो बिल्कुल पक्के होते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं जो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, आज की इस वीडियो से बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। और अगर आपने बहुत दिन से रिवीजन नहीं किया, नहीं हो पा रहा है, तो वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ईश्वर के अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए किस प्रमाण का प्रयोग किया जाता है। प्रमाण क्या होते हैं पहले तो ये समझिए। भारतीय दर्शन में प्रमाण किसे कहते हैं, जो सत्य ज्ञान प्राप्त करने में सहायता करे, है ना। प्रमाण का मतलब क्या है, प्रूफ, है ना। तो प्रमाण क्या है, न्याय का प्रमुख विषय है। प्रमा क्या होता है, प्रमा का अर्थ होता है यथार्थ ज्ञान। ये सारे टर्म्स आपसे पूछे गए हैं, इसीलिए मैंने आपको सारी चीज़ें एक साथ बताने की कोशिश की है। प्रमा मतलब यथार्थ ज्ञान, प्रमाण क्या है, यथार्थ ज्ञान जिसके द्वारा हो, है ना, कोई प्रूफ जो आपके सामने हो और आपको बिल्कुल यकीन हो जाए। और यहाँ पर गौतम ऋषि ने 4 प्रमाण माने थे। तो इसमें क्या था, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं, तब आपको ये सारे जो टर्म्स दिए हैं ना ऑप्शन में, ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। प्रत्यक्ष मतलब क्या होता है, आत्मा, मन, इंद्रियों का संयोग रूप जो ज्ञान का कारण और प्रमाण है, वही प्रत्यक्ष है। और यही जो है, जो प्रमाण को ही सबसे श्रेष्ठ प्रमाण माना गया है। ठीक है, प्रमाण मतलब इसके सामने प्रमाण को मतलब प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत है ना, जो चीज़ सामने है उसके लिए आपको किसी एविडेंस की जरूरत नहीं है। ठीक है, जैसे कि आपके सामने जलती हुई आग या उसकी अगर हीट महसूस हो रही है तो ये क्या है कि प्रत्यक्ष प्रमाण है कि आग कहीं जल रही है ना। तो इस तरह से इसमें 3 संबंध बनते हैं इंद्रियों के द्वारा, जो आपके सेंस ऑर्गन है, इंद्रियों का संबंध और इंद्रिय संबंध से उत्पन्न ज्ञान। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हुई जो कि प्रमाण से संबंधित हो गई, है ना। तो यहाँ पर प्रमाण के बारे में आपको जानना चाहिए और यहाँ से क्वेश्चन आते ज़रूर हैं। उसके बाद देखिए, तो ये हो गया प्रत्यक्ष, है ना, प्रत्यक्ष। फिर अनुमान के बारे में बात करते हैं। अनुमान क्या है, प्रत्यक्ष को लेकर जो ज्ञान हो, ज्ञान का जो कारण हो वो अनुमान होता है। मतलब अनुमान मतलब है कि आप सोचते हो, कल्पना करते हो। ठीक है, जैसे कि जहाँ धुआं रहता है वहाँ आग रहती है ना। तो इस तरह से ये अनुमान होता है। यहाँ पर आप कोई भी चीज़ सत्यता पर आधारित नहीं है, आप खाली कल्पना कर सकते हो। उपमान किसी जानी हुई वस्तु के सादृश्य से, न मतलब किसी जानी हुई वस्तु मतलब जो चीज़ आप जानते हो उसके माध्यम से चीज़ों को समझाया जाए। ठीक है, जैसे कि गाय को आप जानते हो, काऊ क्या होती है, और इससे बताया जाए कि नील गाय गाय के सदृश होती है। नील गाय कहाँ, जंगलों में पाई जाती है, जनरल वे में आपको नहीं देखने को मिलती है। तो अगर ये बताया गया कि आपको कि गाय के समान नील गाय होती है, तो आप इसको एज्यूम कर लेते हैं कि हाँ नील गाय ऐसी ही होगी। ठीक है, ये हो गया उपमान। उपमेय और उपमान आपने अलंकार में भी पढ़ा होगा, हिंदी तो सभी लोगों ने पढ़ी है, तो वहाँ पर जरूर पढ़ा होगा, है ना, उपमा अलंकार। तो उपमेय, उपमान, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी हैं। ठीक, उसके बाद देखिए शब्द क्या है,
जैसा देखा और सुना जाए, अनुभव किया जाए, ठीक वैसा ही मतलब आपके सामने भी हो, वैसा ही कहने वाला, वैसा ही सुनने को मिले, वैसा ही देखने को मिले, वैसा ही लिखा हुआ है। तो ये शब्द हो जाते हैं। उसके बाद देखिए तो क्या क्या चीज़ें आपको बता दी, उपमान बता दिया, प्रत्यक्ष बता दिया, है ना, अनुमान बता दिया। अर्थापत्ति, अर्थापत्ति क्या होती है, मतलब दृश्य या श्रुत, मतलब देखने या सुनने विषय की उत्पत्ति जिस अर्थ के बिना ना हो, उस अर्थ के ज्ञान को अर्थापत्ति कहते हैं। मतलब यहाँ पर क्या होता है, जैसे कि एक उदाहरण बता दिया जाता है इसका कि देवदत्त दिन में कुछ नहीं खाता है फिर भी मोटा है। यही एक एग्जाम्पल आपसे इसमें अर्थापत्ति में पूछा जाता है, ठीक है। तो इससे सवाल आपका बनता है और यही एग्जाम्पल अधिकतर पूछा जाता है। नाम भले कुछ भी चेंज कर दे लेकिन एग्जाम्पल यही होता है। मतलब देवदत्त दिन में कुछ नहीं खाता है फिर भी मोटा है, ऐसा एक एग्जाम्पल है, ठीक है। तो यहाँ पर ये माना जा रहा है कि वो दिन में तो कुछ नहीं खाता है, कुछ भी नहीं खाते हुए दिखता है, फिर भी मोटा है। इसका मतलब क्या है कि वो रात में कुछ खाता है ना। तो ये हो जाता है अर्थापत्ति, है ना, जिसको कि दृश्य या श्रुत माध्यम मतलब देखने या सुनने के द्वारा जिसके अर्थ की यहाँ पर कल्पना की जाए, ठीक है। तो ये अर्थापत्ति होता है, पोस्टुलेशन, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें थी जिसके बारे में बात की गई। तो यहाँ पर हम यहाँ बात कर लेते हैं, यहाँ पर देख लीजिए आप, है ना, ये सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं, आप स्लाइड में पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए भारतीय शास्त्रीय न्याय परंपरा द्वारा किस प्रमाण का, तो यहाँ पे अनुमान का हम प्रयोग करते हैं, ठीक है। न्याय परंपरा की बात हो रही है और यहाँ पर न्याय परंपरा में अनुमान का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें देखिए न्याय परंपरा द्वारा अनुमान प्रमाण का प्रयोग किया जाता है। प्रमाण उसे कहते हैं जो सत्य का ज्ञान कराने में सहायक होते हैं। सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, है ना। और गौतम जो ऋषि थे यही इसके प्रस्तावक मतलब प्रतिपादक माने गए हैं न्याय के। इन्होंने प्रमाण के 4 प्रकार बताए थे। सारी चीज़ें आपको बता दी हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द, है ना। सारी चीज़ें बता दी हैं विद एग्जाम्पल, तो कहीं से कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा, ठीक है। तो हम ईश्वर के बारे में कैसे कल्पना करते हैं, क्योंकि हमारे सामने प्रत्यक्ष नहीं है, किसी से हम तुलना नहीं करते हैं, है ना। अर्थापत्ति मतलब यहाँ पर कोई ऐसी बात नहीं है जो कि हम देखने या सुनने के द्वारा उस चीज़ को समझें। तो यहाँ पे अनुमान लगा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ ईश्वर की कल्पना कैसे अनुमान के द्वारा कर सकते हैं। अब देखिए जो अगला क्वेश्चन है, योगज शब्द निम्नलिखित प्रमाणों में किससे संबंधित है। तो ये जो योगज है ना, ये आपका प्रत्यक्ष से संबंधित है। थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल जान लीजिए। योगज शब्द प्रत्यक्ष प्रमाण से संबंधित होता है। भारतीय दर्शन के संदर्भ में प्रत्यक्ष प्रमाण को सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। प्रत्यक्ष का मतलब ये सामने जो हो, प्रतिधन अक्ष, आंखों के सामने, आंखों मतलब इंद्रियों में आता है, ठीक है। आपके मतलब कितनी 5 सेंस ऑर्गन्स हैं जिसमें आँख, कान, नाक, जिह्वा, त्वचा। तो इसके सामने जो समक्ष मतलब जो भी सामने प्राप्त होने वाला जो ज्ञान है इसी को प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं, है ना। तो इसमें मतलब क्या है, आत्मा, मन और इंद्रियों का संयोग रूप से ज्ञान का कारण ये प्रमाण होता है, यही प्रत्यक्ष है, ठीक है। तो योगा शब्द किससे, प्रत्यक्ष प्रमाण से संबंधित होता है। तो इसमें देखिए इस तरह से क्वेश्चन आपके बनते हैं जो कि काफ़ी डिटेल में भी आ जाते हैं और काफ़ी आपके कॉन्सेप्ट बेस पे भी आधारित होते हैं। तो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए और ये सारी वीडियो में आपके यहाँ कवर हो जाएगा। अब देखिए जो अगला क्वेश्चन है इसमें कह रहा है चूहा एक पशु है, आता है एक बड़ा चूहा एक बड़ा पशु है, इसके अंतर्गत कौन सा तर्क दोष है। अब इसमें यहाँ पर फैलेसीज की बात हो रही है। फैलेसीज में क्या है, आपकी फॉर्मल और इनफॉर्मल फैलेसीज 2 तरह की पूछी जाती हैं। तो इसमें हर बार एक नई फैलेसीज आती है। तो मैं फैलेसीज के संबंधित जो है ना एक वीडियो आपको दे दूंगी जो 2023 में क्वेश्चन आए हैं, वो सारे कम से कम आपके रिवीजन हो जाए, है ना। तो इस तरह से हम फैलेसीज के बारे में एक वीडियो में, जो अगली वीडियो आएगी वो फैलेसीज से संबंधित होगी। तो आप लोग चैनल पे बने ज़रूर रहिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर चूहा एक पशु है, इसके बारे में बात हो रही है। तो बड़े चूहे के बारे में मतलब एक क्या है, सिमिलैरिटी यहाँ पर दिखा रहा है ना। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये जो आपकी फैलेसीज है ये इक्विवोकेशन से संबंधित होती है, ठीक है। अनेकार्थ, इसके बारे में थोड़ा सा जानिए। यहाँ पर क्या है, इस वाक्य में क्या है, अनेकार्थक तर्क दोष विद्यमान है, ठीक है। ये इंग्लिश वाले लोग यहाँ पर देख सकते हैं इस स्लाइड में। मतलब जब किसी एक पद या वाक्यांश का प्रयोग युक्ति में भिन्न भिन्न स्थानों पर अलग अलग अर्थ में होता है। एक पद या एक वाक्यांश का जो प्रयोग हो रहा है अलग अलग स्थान पर अलग अलग अर्थ में होता है ना। तो जैसे कि प्रत्येक वस्तु का अंत उसकी पूर्णता है, मृत्यु जीवन का अंत है, ऐसा ही सच है ना। तो मृत्यु जीवन की पूर्णता है। इस युक्ति में अंत शब्द अनेकार्थक है ना। तो यहाँ पे अंत शब्द प्रयोग लक्ष्य के अर्थ में और द्वितीय आधारक में इसका प्रयोग अंतिम घटना के अर्थ में हुआ है। तो इस तरह से अलग अलग जब एक ही शब्द है, एक ही पद है और उसका अलग अलग अर्थों में अलग अलग स्थानों पे प्रयोग होता है तो यह अनेकार्थ हो जाता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपसे यहाँ पर पूछी गई हैं, ये सारे क्वेश्चन आपके आए हैं। अब देखिए ये तो बहुत ईजी है, सारे कॉन्सेप्ट के आधार पर आप बता लेंगे। सभी बाघ पशु हैं,
किस प्रकार का प्रोपोजिशन है, किस प्रकार का उदाहरण है, तो सभी की बात हो रही है ना, ऑल टाइगर्स, ऑल की बात हो रही है तो क्या हो जाएगा, एफर्मेटिव। यूनिवर्सल की बात हो रही है, सभी की बात हो रही है, मतलब यूनिवर्सल। यूनिवर्सल मतलब जो सार्वभौमिक सत्य होता है, जैसे कहते हैं ना कि सूर्य पूरब में निकलता है, तो ये तो सभी लोग जानते हैं, सत्य भी है, तो ये सार्वभौमिक सत्य होता है ना, तो ये हो जाता है यूनिवर्सल एफर्मेटिव। ठीक, इस तरह से जो सार्वत्रिक सत्य होता है वो यूनिवर्सल में आते हैं। ठीक है, और पर्टिकुलर जब एक विशेष की बात होती है, ठीक है, तो पर्टिकुलर एफर्मेटिव जो पॉजिटिव सकारात्मक की बात होती है, पर्टिकुलर नेगेटिव क्या होती है, जहाँ नकारात्मक, ठीक है, नकारात्मक नो शब्द का प्रयोग होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लग रहा है, वीडियो अगर आपको पसंद आता है, समझ में आती है मेरी बातें, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करिए। आपका एक लाइक मेरे मोटिवेशन को कई गुना बढ़ाता है, और मुझे लगता है नहीं, ये कॉन्सेप्ट तो आपको देना चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, कोई शुल्क कहाँ से आपसे नहीं लिया जा रहा है, कोई भी चीज़ ऐसी आपसे नहीं कही जा रही है। जो पढ़ना है आपको यूट्यूब पे पढ़ना है, और बिल्कुल मेरी कोशिश रहती है कि कम समय में ज़्यादा चीज़ें कवर करवाई जाएँ। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दिया करिए और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी करिए। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं आप सार्वभौमिक विधेय प्रकार के तर्क वाक्य उदाहरण, मतलब सार्वभौमिक सत्य की बात हो रही है यहाँ पर, ये यूनिवर्सल प्रेडिकेट है ना, यूनिवर्सल एफर्मेटिव की बात हो रही है। तो इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं, बाकी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, वही सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। अब देखिए यहाँ पर अगला जो क्वेश्चन है, यहाँ पर कह रहा है, ये सारे क्वेश्चन मैंने इस तरह से लिए हैं ताकि आपके के क्वेश्चन में सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट अधिकतर क्लियर हो जाए। ठीक है, 10 क्वेश्चन में हम 20 से 30 कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन है कि जहाँ कहीं धुआं है वहाँ अग्नि है। श्री वर्मा के कक्ष में धुआं है, श्री वर्मा के कक्ष में अग्नि होनी चाहिए, तो भारतीय तर्कशास्त्र के अनुसार ये निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। अब देखिए, तो यहाँ पर आप बोलोगे कि किसका उदाहरण, यहाँ प्रत्यक्ष की बात नहीं हो रही है, उपमान की भी, मतलब किसी से तुलना भी नहीं की जा रही है, हेत्वाभास भी नहीं है, तो ये क्या है आपका, ये होता है आपका इनवेरिएबल रिलेशंस होता है, ये होता है आपका व्याप्ति। व्याप्ति में क्या होता है, एक रिलेशन दिखाया जाता है, मतलब जहाँ कहीं धुआं है वहाँ अग्नि है। ठीक है, तो इसमें देखिए यहाँ पर है व्याप्ति तब होता है जब सार्वभौमिक संबंध स्थापित हो, है ना, तो ये दो तथ्यों के बीच अनिवार्य सहसंबंध, मतलब को रिलेशन दिखाता है। तो आग और धुएं का संबंध भी क्या है, व्याप्ति है, क्योंकि जहाँ कहीं भी धुआं होता है वहाँ आग होती है ना। तो इस तरह से ये यूनिवर्सल यहाँ पर रिलेशंस की बात होती है, और इस तरह से अनिवार्य सह संबंध, मतलब इनएविटेबल कोरिलेशन बिटवीन टू फैक्ट्स। ठीक है, तो इस तरह से कोरिलेशन दिखाता है कि फायर, धुएं और आग के बीच में संबंध होता है, और जहाँ कहीं भी धुआं होता है वहाँ आग होती है। तो इस तरह से मिस्टर वर्मा के कक्ष में भी धुआं है तो वहाँ पे आग होनी चाहिए, तो ये क्या है आपका व्याप्ति, है ना। तो इस तरह से यहाँ पर इसकी बात हो जाती है कि ये आपका किस फैलेसी से संबंधित है ना। तो यहाँ से इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, और ये चीज़ें आपको पता भी होनी चाहिए कि किस तरह से यहाँ पर क्वेश्चन बनते हैं, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। अब उसके बाद देखिए बौद्ध शिक्षा प्रणाली, इसमें बौद्ध शिक्षा प्रणाली के आलोक में विद्यार्थी से 10 शिक्षा प्रणाली का पालन करने की अपेक्षा की गई थी, निम्नलिखित में से क्या आचार संहिता को नहीं दर्शाता है ना। तो इसमें देखिए बौद्ध शिक्षा प्रणाली, ये मैंने आपको कई बार बता दिया है क्वेश्चंस के माध्यम से भी, और हम वैसे तो हम लोग एजुकेशन में पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे भारतीय जो आपके जितने भी दर्शन हैं इंडियन फिलॉसफी में, यहाँ पे आपको पढ़ना पड़ता है। तो इसमें भी वीडियो मैंने बनाई है, आप लोग प्लेलिस्ट में आप उसको देख सकते हैं, यूजीसी नेट पेपर 1 वाली प्लेलिस्ट में पूरी जो है कंबाइंड प्लेलिस्ट है, उसको आप देख सकते हैं। तो इसमें देखिए यहाँ पर जो बात होती है ना, तो बौद्ध दर्शन में क्या बात कही गई थी, 10 शिक्षा प्रणाली, मतलब यहाँ पे 10 शिक्षा प्रणाली, यहाँ पर उनके 10 नियम बताए गए थे कि उनको क्या क्या चीज़ें पालन करनी है। तो उसमें था सारी, मतलब उनको अनुशासन में रखने के लिए चीज़ें बताई गई थी। तो इसमें क्या है, संगीत और नृत्य का आनंद लेना, ऐसा नहीं कहा गया था। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर नहीं करनी है। और उसके बाद दान में उपहार स्वीकार नहीं करना, दान में भिक्षा उतनी ही लेनी है जितने आपका गुजारा हो जाए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें 10 शिक्षा प्रणाली में। तो इस तरह से क्वेश्चन आपके भारतीय दर्शन से संबंधित भी पूछे जाते हैं। ठीक है, और मैक्सिमम इसी तरह के क्वेश्चन बनते हैं। तो 10 नियमों का पालन यहाँ पे मठों और विहार में रहने वाले जो छात्र थे उनकी शिक्षा दीक्षा वहीं होती थी। तो यहाँ पे क्या है, अनुशासन, चरित्र निर्माण के लिए 10 नियम बताए गए थे, 10 शिक्षा प्रणाली इनको कहते हैं। और एजुकेशन वालों का तो ये सवाल आता ही आता है, वहाँ पे बौद्ध शिक्षा से प्रणाली से मतलब सवाल बनते ही बनते हैं। ठीक है, इसकी वीडियो भी मैंने बना रखी है, तो एजुकेशन वाले वहाँ पे पढ़ेंगे। आगे देखिए यहाँ पर कह रहा है, अकॉर्डिंग टू सांख्य फिलॉसफी, सांख्य स्कूल, सांख्य मतानुसार शब्द का अभिप्राय क्या है। शब्द का अभिप्राय क्या है, सांख्य मतानुसार में क्या होता है कि
यहाँ पर संख्या की बात होती है ना। तो इसमें पुरुष और प्रकृति दो चीज़ों के बारे में बात होती है, पुरुष और प्रकृति। प्रकृति में मतलब पुरुष और प्रकृति दो यहाँ पर तथ्यों के बारे में बात होती है। तो इसमें शब्द का अभिप्राय होता है व्यक्ति से। तो इसमें देख लीजिए यहाँ पर क्या है, सांख्य के अनुसार तुलनीय लेकिन विशिष्ट पुरुषों की असीमित संख्या है, जिनमें से कोई भी दूसरों से श्रेष्ठ नहीं है। ईश्वर की उपस्थिति का सिद्धांत नहीं दिया है, क्योंकि पुरुष और प्रकृति ब्रह्मांड की व्याख्या करने के लिए पर्याप्त है। यहाँ पर सांख्य में क्या था, पुरुष और प्रकृति के बारे में ही मेन बात हुई है, ईश्वर के लिए बात नहीं की गई है। इस विचारधारा के अनुसार पुरुष अर्थात व्यक्ति प्रकृति पर उसी पर प्रभाव डालता है जैसे एक चुंबक लोहे की छीलन को अपनी ओर आकर्षित करता है। मतलब चुंबक क्या करता है, लोहे को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो उसी तरह पुरुष भी क्या है, प्रकृति पर प्रभाव डालता है और इस तरह से क्या है, विकास की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो जो अगर विकास की बात करें कि इस पृथ्वी पर विकास कैसे, तो पुरुष और प्रकृति ही सांख्य दर्शन मानता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपकी हो जाती हैं सांख्य दर्शन से संबंधित। आप देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर कह रहा है बच्चों के वेदाध्ययन के प्रारंभ के अवसर पर दिया जाने वाला उपनयन संस्कार बालक और बालिकाओं दोनों के लिए दिए जाते थे। प्राचीन भारत में आश्रम और गुरुकुल के बालक और बालिकाएं दोनों शिक्षा प्राप्त करते थे। अब ये स्टेटमेंट का सवाल है, तो इसमें देखिए ये क्वेश्चन आपका हायर एजुकेशन से भी संबंध रखता है ना। और यहाँ आपके भारतीय दर्शन की बात करें तो यहाँ पर भी ये यहाँ पर बात कर रहा है वैदिक काल के समय की। ठीक है, तो वेदाध्ययन के प्रारंभ के अवसर पर जो उपनयन संस्कार होता था दोनों के लिए किया जाता था, ये भी स्टेटमेंट सही है। और यहाँ पर आश्रम और गुरुकुलों में दी जाती थी, ये भी सही है। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपके हायर एजुकेशन से संबंधित भी हो सकता है और यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट ट्रू होते हैं। ठीक है, तो इस तरह ये क्वेश्चन हो जाता है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, न्याय दर्शन में न्याय वाक्य के अवयवों के क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इनको सिक्वेंशियल ऑर्डर में न्याय फिलॉसफी को यहाँ पे जो इसके एलिमेंट्स हैं इनको आपको लगाना है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, गौतम ऋषि इसके प्रस्तावक थे, है ना। तो इसमें अगर हम बात करें, यहाँ देखिए प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण उपनयन और ठीक है। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका यहाँ पर सही हो जाता है बी ऑप्शन। बाकी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में इसी तरह एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।